भैया तू तो कलेक्टर बने गई लोग हाँ हाँ, सब इलाहाबाद में तो जो पढ़ने आया वो तो पहले आते ही आधा कलेक्टर बन जाता था। आज आप मुझे राजीव रंजन देखते हैं, वो सब कुछ इलाहाबाद की देन। मेरा इलाहाबाद से रिश्ता वही है जो एक नव विवाहिता का अपने मायके से। समय चक्र घूमे और हम फिर इलाहाबाद पहुंच जाए। अच्छा, वहाँ आप लोग धीरे धीरे कलेक्टर बनने गए, धीरे धीरे मठाधीश कैसे बन गए? क्योंकि जो बौद्धिक खुराक इलाहाबाद में मिलती थी हम लोगों के समय तक, वो देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है। राजू भैया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग भी पढ़े, आपके हॉस्टल में कुछ दिन हम भी रहे, लेकिन जो आपका इलाहाबाद से संपर्क है और जो वहाँ के लोगों का आपसे संपर्क है और उस यूनिवर्सिटी के प्रति जो आपका भावनात्मक लगाव है, वो बहुत कम लोगों का है। आप लोग ज्यादा दिन नहीं रहे ना। हम लोग मतलब बीए तो किए ही ना। हाँ, तो 3 साल देखिए। हाँ। ऐसा हम लोग ये मानते हैं कि इलाहाबाद में 3 साल जो होता है ना, 3 साल ग्रेजुएशन करके जो चला गया तो उस पर इलाहाबाद का रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि वो जो चौथा साल होता है वो पहला लेयर उस पर तब चढ़ना शुरू होता है। वो चौथा साल वहाँ कंपलसरी एक हवाबाजी का साल होता है। तो अगर जो ग्रेजुएशन करके निकल गया इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद का रंग उस पर नहीं चढ़ता। उसके बाद 4 साल रहेंगे, थोड़ा हवा एक लेयर, फिर 5 साल, फिर 6 साल, फिर जैसे जैसे। तो मैं इलाहाबाद के जब आप चर्चा करते हैं लोग, बहुत अब चूंकि आप जैसे भाइयों से मेरा इतना स्नेह है, कई लोग पॉडकास्ट वगैरह 2-3 लोग आपसे पहले भी किए, तो सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है ऐसा। तो अगर वीरेश हमसे कोई बात कहे कि भैया आप यहाँ आइए या हम आपसे, तो मैं ना नहीं कर सकता। तो एक लगाव, एक मर्यादा। तो जो भी आता है वो कहता है सर इलाहाबाद का किस्सा आपसे जरूर सुनेंगे। तो हम उसको ये बोलते हैं कि यार इलाहाबाद, एक तो हम लोग लंबे समय तक रहे, 10 बरस, और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, इलाहाबाद की दोस्ती, इलाहाबाद के संबंध, इलाहाबाद के परिवेश, संस्कार, अध्यापक, वहाँ की हवा, आबो हवा, वहाँ सब कुछ मेरे अंदर जो बदलाव आजमगढ़ से आने के बाद इलाहाबाद से जो आज आप मुझे राजीव रंजन देखते हैं, वो सब कुछ इलाहाबाद की देन। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग 23-24 साल में बीए करके या बीए का कोर्स करके पत्रकार नहीं बने। हम पूरी दुनिया पहले समझ चुके हैं, पत्रकार बाद में बने। ठीक है। तो हम इससे पहले जिस उम्र में यहाँ लोग वरिष्ठ पत्रकार हो जाते, उस उम्र में हम लोगों ने पत्रकारिता की नौकरी शुरू की थी। तो मुझसे किसी ने पूछा कि अगर एक लाइन में आपको इलाहाबाद से अपने रिश्ते के बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा कि मेरा इलाहाबाद से रिश्ता वही है जो एक नव विवाहिता का अपने मायके से। वाह, इतना ही है। वो मेरे जीवन में, मेरे भावनाओं में इस कदर समाया हुआ। क्योंकि बहुत अच्छी यादें, मेरे सारे अच्छे रिश्ते सब इलाहाबाद के। मौका निकाल के अभी भी भाग जाते हैं आप मिलने? मौका, अभी कल ही हम लोग 4 दोस्त थे, चारों इलाहाबादी बैकग्राउंड के। आप अक्सर से शाम को या रात में या कहीं खाने पर मुझे फोन करेंगे तो कंपलसरी सब लोग इलाहाबाद बैकग्राउंड वाले होंगे। उसमें पता नहीं क्यों दूसरे से वो बन ही नहीं पाता। तभी तो हमने कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं आया तो पहले आपने कहा कि वीरेश भोजन कर लो पहले। तो पहले भोजन करा है। हम लोग तो पहले से भी भोजन करते रहे। नहीं, तो वो हमारा उसमें है, हम लोग का इसी तरह से जीवन चला है। तो एक लंबे समय तक, अरे जीवन चला रहा है। अभी तक बहुत लोग इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि भाई राजू रंजन से राजू भैया हम लोगों के। तो हम लोग तो जब यहाँ दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, तुरंत खाने चले आते थे, राजू भैया आ रहे हैं, कुछ बने। तो फिर इलाहाबाद वाला क्या हुआ? तो यही रिश्ता इलाहाबाद के दोस्त, मैंने आपको बताया सारे रिश्ते, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिन लोगों ने हम लोगों की लाइफ को शेप अप किया, हमारी कमियों को उजागर किया, हमारी स्ट्रेंथ को बताया। हम जो फ्रस्ट्रेशन में थे, हम लोग जिंदगी के सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, तब वही दोस्त थे। भैया तू तो कलेक्टर बने गई लोग? हाँ हाँ, सब इलाहाबाद में तो जो पढ़ने आया वो तो पहले आते ही आधा कलेक्टर बन जाता था।
तोहार बाबूजी जब भेजले हुई है तो यहन कहले में कि जा कलेक्टर अरे हमार का हम तो मतलब तभी पढ़ने में ठीक थे जो कहीं से इलाहाबाद पहुंच गया तो वो सब, दाल भात चोखा खा के शुरू। हालांकि हम लोग इतना जाने तक कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर हो गया था, आईएएस से पीसीएस हो गया था, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में थे, हम लोग भी दिए कंपटीशन, लेकिन जो मोटिवेशन चाहिए था वो कंटिन्यूटी, वो कमिटमेंट, वो मोटिवेशन नहीं था। तो अच्छा दिन गुजरा। वैसे इलाहाबाद ही हम तो हमेशा क्लोज कहते हैं, हम चाहते हैं कि घड़ी का या समय चक्र घूमे और हम फिर इलाहाबाद पहुंच जाए। अच्छा, वहाँ आप लोग धीरे धीरे कलेक्टर बनने गए, धीरे धीरे मठाधीश कैसे बन गए? तो बन ही जाएगा ना आदमी, कोई मैं अकेला थोड़ी नहीं। मठाधीश का मतलब वो तो कहते थे, मठाधीश एक नाम दे दिया था जो 10-20-50 नहीं, हाल में मठाधीश तो हो ही गए थे आप लोग। नहीं, 10-20 लोगों के, देखो एक उम्र के बाद जब आप एक ही जगह 10 साल रहते हैं तो वहाँ आपका एक 10-20-50 लोगों का ग्रुप बन ही जाता है। आप जहाँ बैठे हैं 10 लोग बैठे हैं, तो अब जो नया आदमी आता है तो वो उसको देखता है, अरे यार ये तो हमेशा 10 आदमी से घिरा हुआ है, हमारे हॉस्टल के ही मठाधीश। ऐसा कोई मठाधीश ना मैंने कभी चुनाव लड़ा, न मैंने कभी कोई झगड़ा किया, न मेरे ऊपर कोई इल्जाम है, न मैं किसी विद्यार्थी संगठन से जुड़ा था। लेकिन चुनाव लड़ाते थे आप? हाँ, तो व्यक्तिगत संबंध क्या है। हाँ, किसको लड़ाया आपने? सबसे पहला चुनाव तो हम लोग, हमारे चुनाव लड़ाने का तो 3 पैमाना था इलाहाबाद में। पहला कि हमारे हॉस्टल का उम्मीदवार है तो झंडा लेके पहला, ठीक। तो पहला मापदंड में ताराचंद में केएम सिंह थे, बीएचयू में प्रोफेसर है अब। तो वो चुनाव लड़े तो पहला झंडा उनका उठा। दूसरी बार लाल बहादुर सिंह और इंदू सिंह दोनों आजमगढ़ के थे। तो उस बार हम लोगों ने झंडा नहीं उठाया, लेकिन चूंकि लाल बहादुर सिंह हाई स्कूल टॉपर, 12th का और पढ़े, बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी गोल्ड, एलबी सिंह, हाँ, और अभी भी है आयशा वाले, हाँ, और इंदू सिंह डेथ हो गए बेचारे की दुर्भाग्य। वो बाहुबली और आजमगढ़ का मतलब शान, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी इलाहाबाद में, उसको रिप्रेजेंट हाँ, इंदू सिंह का बहुत। मगर हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिहाज से ये लगता था, तो उसमें ओपनली किसी की तरफ नहीं थे, लेकिन वोट लाल बहादुर सिंह को दिया गया। इंदू सिंह का जलवा था। हाँ, इंदू सिंह उसके बाद जीते, तो अगले बार फिर हम लोगों के बड़े भाई की तरह आरपीएन सिंह जी है, तो उत्पल राय हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो 2 इलेक्शन उनके साथ पल पल उत्पल नारा देख फिर जब वो हट गए, वो फिर इसके बाद आरपीएन सिंह के साथ ऐसे ही 5-7। और वो हॉलैंड हॉल वाले जो सिंह साहब जिनकी शोभनाथ सिंह, उनका चुनाव भी तो आप लोग लड़ाए? नहीं, उनके तो खिलाफ आरपीएन सिंह लड़ते थे, तो वो रहते हमारे हॉस्टल में थे शोभनाथ सिंह, लेकिन हम लोग रहते आरपीएन सिंह के साथ। अच्छा, शोभनाथ सिंह बड़ा इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हर नेता पहले पढ़ा लिखा ही था, ये थोड़ी नहीं था हर फील्ड से धकियाया हुआ आदमी आके हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है। लोफर लफंगा छात्र संघ का नेता नहीं होता था, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट वाला आदमी था, अच्छा छात्र राजनीति करने वाला था, अच्छा स्टूडेंट था, या आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत आदमी था, यही लोग चुनाव लड़ते थे। मनोज सिन्हा देखे, बीएचयू के एमटेक थे, ऐसे थोड़ी ना, पहले के छात्र नेता तो ऐसे ही होते थे। अच्छा, उपेंद्र तिवारी भी लड़ा? बाद में, बहुत बाद में। तो ये सब तो लड़वाने का काम आप करते थे, लेकिन एक चीज जो है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो छात्र राजनीति थी, बाद में हम लोग लखनऊ चले गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में जमीन आसमान का अंतर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र नेता बमबाज, कट्टा, बारूद, गोला, माफिया, दबंग, गुंडा, इस तरह की प्रोफाइल। मैं ये तो नहीं कहता कि कट्टा बंदूक, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पैसे का बोलबाला वहाँ के छात्र राजनीति में बहुत पहले आ गया, अब इलाहाबाद में भी आ गया है। इलाहाबाद में इसका बहुत प्रचलन नहीं था। इलाहाबाद में चुनाव के समय स्पीच होती थी, हर प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार को जनता के सामने स्पीच देनी होती थी, योग्यता होगी उसकी, तभी वोटिंग से पहले आपको भाषण देना है। सोचिए कितनी अच्छी परिपाटी है। जैसे जेएनयू में है। वोटिंग से पहले हर आदमी अपना क्या उसका मुद्दा है, किस बात पर वो आ रहा है और आइडियोलॉजिकली वो कहाँ है, तो लड़के सुनते थे उसका। बाद में धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म, मतलब हम लोग, लेकिन लखनऊ में चूंकि हजरतगंज नजदीक है, बीचों बीच शहर,
में वो था और वहाँ का प्रभाव लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का हजरतगंज में जलवा झरकार और वो लोग प्रॉपर्टी और ये और वो में भी अपना तमाम पैसे का बोलबाला, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, रीच थी वहाँ, रीच थी। और वो उन लोगों को बाहुबल चाहिए तो लड़के कहाँ मिलेंगे, उन अपने क्षेत्र से ले आए, इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वैसी परिपाटी ही नहीं थी, वोटिंग अब आ गया। वोटिंग भी नहीं होती थी उस तरह से, नहीं जैसे अब लेकिन मैंने सुना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वहाँ के छात्र नेता जो मिलते भी हैं, जो वर्तमान में हैं, तो उनके ऊपर भी वो असर बहुत ज्यादा, और उनके अंदर वो कंटेंट नहीं है। भैया छात्र राजनीति बंद हो गई, बड़ा विषय बड़ा हो गया है कि छात्र राजनीति, जैसे मुलायम सिंह जी बहुत पसंद करते थे छात्र नेताओं, छात्र राजनीति बंद हो गई, नर्सरी बंद हो गई। अब ठेकेदार पट्टेदार नेताओं के जो लड़के हैं वो राजनीति में हैं। और बस यही तो मैं कहता हूँ, जो भी युवा नेता जिसको आप कहते हैं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, वो नेता का बेटा ही है। आप जाके लोकसभा सांसदों का निकाल लीजिए, 5 यंगेस्ट सांसद जो है वो नेताओं के बेटे बेटियां हैं। वो नर्सरी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। पहले जो छात्र संघ का अध्यक्ष होता था, युवा नेता अध्यक्ष हुआ और अगले साल उसको टिकट, विधायक ओम प्रकाश सिंह को देख लीजिए, आप ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, दयाशंकर सिंह को देख लीजिए, अरविंद सिंह गोप थे उनको देख लीजिए, बहुत सारे, एक मनोज सिन्हा जी को देख लीजिए, जेपीएस राठौर को देख लीजिए, ये सब बहुत सारे लोग, नारायण दत्त तिवारी खुद ही छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मोहन सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, छात्र राजनीति में निकले हैं। बहुत पुराने लोग बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और जब जाते थे इलाहाबाद तो आनंद भवन में वो जीप पर बैठकर और लालपत भवन से छात्र नेताओं से बातचीत करते, कभी हिंदी डिपार्टमेंट कभी इंग्लिश डिपार्टमेंट जा करके 1-1 घंटा बैठते थे। अच्छा, एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो बौद्धिक खुराक इलाहाबाद में मिलती थी हम लोगों के समय तक, वो देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है। क्या है, मैं कहता हूँ बातचीत का डिस्कोर्स, जैसे आप समाज में किसी से बातचीत करने जाएं, किसी के ड्राइंग रूम में बैठे और बैठने के 20 मिनट के अंदर ही पूछे, और वीरेश कहाँ रहते हो? लखनऊ में। क्या भैया घूमती रहे, किराए का है कि अपना है? अपना। कितना स्क्वायर फीट का है? 1700 स्क्वायर। तब तो यार 1.5 करोड़ के ऊपर हो गया होगा। हाँ भैया, नहीं किराए का तो अपना ले लो, कितना किराया देते हो? ये कोई टॉपिक नहीं है। कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगला है, कितना तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपना YouTube चला रहे हो तो इससे कितना आ जाता होगा, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट, ये कोई बातचीत। और कोई व्यक्ति अगर पैसे की, प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास, मेरा जैसा आदमी 15 मिनट नहीं बैठ सकता। मुझे उस आदमी से सख्त नफरत होती है जो सिर्फ उन चीज़ों की बात करता है जो पैसे से खरीदी बेची जा सकती है। वो मैं उन लोगों का संगत एंजॉय करता हूँ जो इसकी चर्चा ही ना करें। तो आपकी सेहत की करें, नेपाल में क्या हो रहा है उसकी करें, आज की मीडिया के क्या हो रहा है उसकी करें, राजनीति का क्या हो रहा है उसकी करें, बच्चे करियर वाइज किधर जा रहे हैं उसकी करें, स्वास्थ्य की करें। आप मेरे मोटा पतला होने का जिक्र करें, मैं आपको बताऊं, कुछ हेल्थ टिप्स आप मुझे दे सकें, अनुभव से आए हैं मैं दूं, कुछ आपको, कुछ अच्छे खाने की डिशेस मैं आपको खिलाऊं, बनाऊं या बताऊं, या शाम को कहूं चलो एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है वहाँ ले चलते हैं, कुछ अच्छी ब्रांड्स बताऊं, कुछ आप मुझे बताइए। ये सब चीज़ें शेयर करो, अपने अनुभव शेयर करो, अपनी चीज़ें बताओ, अच्छी बुक्स बताओ, अच्छे विचार बताओ, संस्मरण सुनाओ, तब तो मेरा मन लगता है। अगर आपने पैसा प्रॉपर्टी की बात की, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजकल किसी के साथ बैठो तो 5-7 मिनट के भीतर ही शुरू हो जाता। ये इलाहाबाद में ने हम लोगों को सिखाया। इलाहाबाद में हम लोग जहाँ कहीं भी जाते थे तो इस तरह की चर्चा होती थी, तो वो साला अंदर तक घुस गया, वही अच्छा लगने लगा। इसीलिए भौतिकवादी दौड़ में हम लोग पीछे भी बहुत है, कभी उस तरह दिमाग ही नहीं जाता है। जैसे हम आते ही पूछे भैया बड़ा स्मार्ट लगत हुआ स्मार्ट क्या लगे, कुछ पतला हो गई बड़ा कहा, इस उम्र में क्या स्मार्ट। नहीं, हमने आते ही पूछा ना। हाँ, आते ही पूछा, वो तो आते ये नहीं पूछा कि भैया घरवा में पर्दा कैसन लगल बा, हैं एसी कौने कंपनी के, हम तो पूछे भैया कुछ स्मार्ट लगत हुआ, कुछ दुबला। समाज में तुम देखो, आप समाज में देखिए यही चर्चा है ज्यादा। हाँ, यही है। कोई औरत किसी के घर आती है बैठी तो उसके
पढ़ाई लिखाई, उसके स्वास्थ्य, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर या उसकी दिमाग या उसका, इसकी बात नहीं होती। उठ के वो जाएगी तो कहेगी उसका कान वाला सही और गोल्ड था, डुप्लीकेट आर्टिफिशियल लग रहा था, हीरे का नहीं रहा होगा, अमेरिकन डायमंड था, सोफा उसका खराब था। उसका सोफा ऐसा था, नहीं आदमी का, चलो हाँ। चीजों को आप कह सकते हैं कि हमारा सोफा अच्छा खराब है, पर्दा अच्छा खराब है। आदमी का भी मूल्यांकन आप इसी से कर रहे हो कि उसकी साड़ी ओरिजिनल थी कि टसर थी कि फला थी, तो नकली था कि असली था। समाज में ये सब चर्चा और ज्यादा हो रही। इलाहाबाद में ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता था। इलाहाबाद से ये सीखा आपने? बिल्कुल सीखा मैंने। तो कुछ ऐसी बातें जो आज भी आप फॉलो करते हैं इलाहाबाद से? सम्मान करना। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से सार्वजनिक तौर पर मुझसे छोटों को भी, मुझसे बड़ों को भी कभी आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। इलाहाबाद में आपसे 1 साल बड़ा आदमी भी आप सीनियर कहते, उसके आने के बाद आप कुर्सी छोड़ देते। और अपने अध्यापकों का तो मैं सोशल मीडिया पर भी आज तक मैंने किसी के बारे में अपशब्द, अपमानजनक या अनुचित किसी तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। इलाहाबाद से मैंने ये सीखा, इलाहाबाद से मैंने पढ़ना सीखा, और इलाहाबाद से मैंने समानता का व्यवहार सीखा सबके साथ। इलाहाबाद से मैंने ये सीखा कि शिक्षा से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। हम लोग एक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं आपसे, और पता नहीं अभी सीख पाए कि ना सीख पाए। बेफिक्र होना, बेफिक्री। राजीव रंजन मतलब मलंग, राजीव रंजन मतलब बेफिक्र, राजीव रंजन मतलब मस्त मौला, राजीव रंजन मतलब अरे कल का हुई देखा जाए यार, पहले आज जी ला। तो इसको मैं हमेशा ओशो और कबीर, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो मैं कह रहा हूँ ओशो और कबीर को जब आप पढ़ेंगे, कबीर का है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ओशो क्या कहते हैं, मैं इन दोनों को फॉलो करता हूँ, मेरे ऊपर इनका प्रभाव भी बहुत है। और दूसरा ये सबका नैसर्गिक होता भी है, आप चाह के बेफिक्र हो भी नहीं सकते और चाह के फिक्रमंद हो भी नहीं सकते। तो ये तो नैसर्गिक है, वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन फिर भी अब जैसे ओशो कहते हैं कि जो आज हमारा है, जो वर्तमान है, यही अतीत का भविष्य है। मतलब कि आज के 20 साल पहले हमारा जो अतीत था, उस समय आज जहां हम हैं यही हमारा भविष्य था। तो क्या 20 साल पहले आपने 2000 में या 98 में या 95 में ये सोचा था कि वीरेश पांडे कभी टीवी में जाएंगे, फिर पहले डेस्क पे रहेंगे, फिर वो रिपोर्टिंग करेंगे, फिर देश के नामचीन चैनलों में जाएंगे, फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर लखनऊ में रहेंगे, फिर मीडिया से निकल करके अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने? कभी सोचा था? शायद 3 साल पहले भी आपने नहीं सोचा होगा कि अब मेन स्ट्रीम में मीडिया छोड़ करके आप अपना काम करेंगे, नहीं सोचा था। लेकिन वर्तमान है यही है। इसलिए 20 साल पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं 20 साल बाद कहाँ रहूँगा भविष्य के बारे में। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में रहो। भविष्य जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा देगा, सब ललाट पर अलॉट है, बस कर्म सही दिशा में होना चाहिए। बाकी बहुत प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है। सब प्लानिंग होती रहती है, तब तक एक ही दिन डॉक्टर के पास आदमी जाता, पता चलता है आपका किडनी फेल, बस खत्म। सारा घर द्वार मकान बैंक बैलेंस सब खत्म। सारे लोगों ने प्लानिंग की थी, आ गया कोरोना, 50 लाख चले गए, सब रह गया यहीं, है कि नहीं? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कल का सोच के बहुत ज़्यादा आज को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कल बहुत अच्छा होगा इसकी क्या गारंटी? पहले आज तो अच्छा हो यार, आज की शाम तो मस्त हो, कल की जब आएगी देखा जाएगा। आज को हम सूना और उदास या जो चाहते हैं वैसा न करें, इसलिए कि कल बहुत अच्छा होगा, तो कल का तो देखा ही नहीं। जैसे भगवान तो हमने देखा नहीं, है कि नहीं है पता नहीं, अब मरने के बाद देखेंगे है कि नहीं, तब भी साला कंफ्यूजन रहेगा। तो जब जिसको देख रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा है और यही भगवान है,
मेरे फादर जिंदा, यही भगवान है। छोड़ो यार, और भगवान पूजा सबको करने दो, हम माँ बाप हमसे खुश रहे बहुत है। हमारी माँ और बाप खुश होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो ये अब मेरा थॉट है, मेरी बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ आप अपने माँ बाप की सेवा, हम बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं हमारे यहाँ, पंडित पुजारी, हम उनसे यही पूछते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान है? क्या नहीं, हमको बस तब बस उन्हीं की सेवा करो, बाकी लोग आप लोग देखो। है कि नहीं? आगे का आप कभी नहीं सोचते? नहीं सोचते, कभी नहीं। हम तो आज से आपसे कम 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ है? और इसीलिए हमारी माँ भी हमसे बहुत परेशान रहती है, हमारे कई दोस्त भी हमसे बहुत परेशान रहते नौकरी भी आप अपनी ही शर्तों पर करते हैं? कर ले गए। हाँ, कर ले गए। हाँ, 25 साल जहाँ निकाल मन नहीं लगता वहाँ नहीं करते। 25 साल निकाल दिए ना। हाँ, और एलानिया तौर पे हम कहते हैं कि ये न्यूज़ 24 छोड़ देंगे तो फील्ड छोड़ देंगे, अब कहीं नौकरी नहीं करेंगे। कोई कहता है मीडिया में? नहीं। जिस दिन मैंने न्यूज़ 24 का माइक छोड़ा किसी भी वजह से, उसके बाद मैं ताजिंदगी किसी का माइक नहीं उठाऊंगा। ये मेरी आखिरी नौकरी है जब तक चल रही है, और मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा। ये जानता हूं जो आज है इससे अच्छा ही होगा। अक्सर आप कहते थे, जब नौकरी की शुरुआत हम लोगों की थी आज से 25 साल पहले, तब भी आप कहते थे अरे यार ठीक है, जौन होई तो है ना, चले आजमगढ़ चल जाए। हाँ तो 25 साल से तो आप आजमेगढ़ जा रहे हैं, लेकिन गए नहीं, अभी नोएडा नहीं छूटा आपका। हाँ ये माइंड से देखो, चीजों से मोह रखोगे हाँ, तब दर्द होगा। हाँ, मुझे मोह ही नहीं है ये नोएडा से, मुझे मोह ही नहीं है कि मैं टीवी पे नहीं आऊंगा तो क्या होगा, मुझे मोह ही नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। हाँ, जिसको मोह है तो उसको डर है। हाँ, मुझे मोह नहीं, इसलिए डर नहीं। हाँ, मुझे नोएडा का कोई मोह नहीं है। मैं 1 मिनट में आजमगढ़ जाने के लिए बहुत खुशी। हाँ, मैं अपने गृह जनपद में जाऊं, अपने मोहल्ले के बचपन के दोस्तों के साथ रहूं, अपने गांव जाऊं, अपने सब खूब बनाऊं, खाना बनाऊं, वो मुझे खिलाएं, मैं उन्हें खिलाऊं। बनाने में भी आपको बहुत मजा आता है। जीवन और क्या है। 2 तरह से बनाते हैं आप। एक खाना बनाते हैं, और मूड में हो तो किसी का बकरा बना देने में मास्टर है आप। मूड में हो तब, पहले तो बहुत सी है आपका आनंद। देखो हंसी मजाक चलते रहना चाहिए लाइफ में। क्यों नहीं, हंसी मजाक चल, 2 तरह से बनाते हैं आप। हम लोग भुक्तभोगी भी हैं। एक जो अगर बनाना आओ वीरेश तो के बनावत है खूब बढ़िया, तो बना के जो आप खिला दें उसका कोई मुकाबला नहीं। और जब बनाने पे आ जाते हैं तो भी बना ही देते हैं। फिर अगले का कोई जो है देखेगा साए साए करता है उसको, कि समझ नहीं आ गया कि अगला बना के चला गया। इसीलिए पार्लियामेंट जब हम लोग कवर करते थे तो पार्लियामेंट में जो मीडिया का स्टैंड था वहाँ 2 मठाधीश थे, विकास चंद्रा, राजीव रंजन, विकास चंद्रा तो उप मठाधीश थे, माने मठाधीश मेन। एक तो मनोरंजन भारती बाबा, हाँ, और दूसरे मठाधीश आप। अब आपके अनुपस्थिति में विकास चंद्रा, आप दोनों लोगं की अनुपस्थिति किस्सा कहानी चलती थी, सब एक ही तरह के रिपोर्ट। अब वो सब माहौल में तो गया नहीं, 10-12 साल से अब पार्लियामेंट में नहीं है। अब तो पार्लियामेंट में रिपोर्टरों को जो दुर्दशा है। मैं तो गया ही हम नहीं। लोगों का जमाना अलग था, पेड़ के नीचे बैठ के। हमेशा किसी जगह के अच्छे समय में वहाँ का आनंद लेना चाहिए। हाँ। हमने पार्लियामेंट की इतनी अच्छी यादें हैं हाँ। कि हम इधर 10-11 साल से गए ही नहीं। हाँ, हमने कहा जब वो व्यवस्था खत्म हो गई जाके जो याद है हाँ। वही ठीक है। कोई संसद, हम संसद सदस्य तो है नहीं कि हमको फाइल वहाँ जाके क्या करना है, तो हम गए ही नहीं। वो यादें जो हमारी हम लोग की थी। हाँ। अभी मैं गया था नया पार्लियामेंट बनने के बाद, तो जो पत्रकार लोग घूम रहे हैं तो पुराने सांसद हमसे मिल गए, बोले यार वीरेश ठीक रहा तू बहुत समय से पहले पार्लियामेंट जोन छोड़ दिया ला, अब तो पत्रकारों बहुत दुर्दशा है। अब जो नई व्यवस्था बदलती रहती है, सिक्योरिटी का भी कारण है। नई पार्लियामेंट बनी, देखो उसमें पहले ही कनस्तर फेंक दिए, सब क्या क्या हो गया, सिक्योरिटी वाला लफड़ा हो गया। तो ये सब होता रहता है, नई व्यवस्था सब बदलती रहती है। पहले पार्लियामेंट, हम लोग पहले पार्लियामेंट में जाते थे तो क्या सिक्योरिटी थी, और देखते ही देखते 10 साल में कैसी सिक्योरिटी हो गई। पार्लियामेंट अटैक से पहले कैसा था, अटैक के बाद कैसा हुआ, हर साल सिक्योरिटी बढ़ती गई।